इस कार्यक्रम पर नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आसरा शेल्टर होम की 2 युवतियों की मौत हो गई है। दोनों की पीएमसीएच में मौत हुई है। आसरा शेल्टर होम में ये युवतियां रहती थी। मौत की पुलिस को जानकारी नहीं दी गई। इसकी वजह से आसरा शेल्टर होम सवालों के घेरे में है। राजीव नगर के नेपाली नगर में ये शेल्टर होम है जहां पर इन युवतियों की मौत हुई है। मौत की जांच में अब फिलहाल पुलिस जुट गई है। हम आपको बता दें, बताया जा रहा है कि कल ही दोनों युवतियों की मौत हुई थी और पोस्टमार्टम भी हो गया था। पुलिस अधिकारी आज इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। शेल्टर होम वालों ने पुलिस को सूचना नहीं दी, जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजधानी पटना से। हम आपको बता दें, आसरा शेल्टर होम की 2 युवतियों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि कल ही दोनों की पीएमसीएच में मौत हुई, लेकिन इस बात की जानकारी आसरा शेल्टर होम की तरफ से पुलिस को नहीं दी गई, जिसकी वजह से जाहिर तौर पर शेल्टर होम सवालों के घेरे में है। और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, एक और मामला सामने आया है और हैरानी की बात है कि 2 युवतियों की मौत हो जाती है। कल ही मौत हुई है ऐसा बताया जा रहा है और पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं दी जाती। निश्चित तौर पर श्रीनंदा, ये एक मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला है ये, इस लिहाज से कि अभी मुजफ्फरपुर का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है और ऐसे में जितने भी सूबे में शेल्टर होम है या दूसरे चाइल्ड होम है, ऑब्जर्वेशन होम है, उनके रख रखाव को लेकर तमाम तरह की हिदायतें दी जा रही थी। समाज कल्याण विभाग की तरफ से रोज बैठकें आयोजित की जा रही थी और प्रधान सचिव खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आसरा शेल्टर होम जो राजधानी पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में स्थित है, वहां पुलिस ने परसों रेड भी किया था। 4 युवतियों के भागने की खबर आई थी और उसके बाद वहां की 2 युवतियों को पीएमसीएच में एडमिट कराया गया था। और इस बात की भनक न तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को थी और न पुलिस को थी, और इसके बाद उन दोनों की डेथ हो जाती है। इसकी पुष्टि मैं आपको बता दूं कि सबसे हैरानी की बात है कि पटना पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी तक को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी डेथ कल ही हो चुकी है। उनका ऑलरेडी लेकिन ये सवाल ये भी उठता है, क्या उनकी तबीयत इतनी खराब थी, उन्हें क्या हुआ था, किसकी वजह से पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया था, और क्या वो इतनी बीमार थी कि उनकी मौत हो सकती थी? देखिए, निश्चित तौर पर श्रीनंदा कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी को जानकारी तक नहीं है। न्यूज 18 ने इस खबर को उठाया तो शायद अब इससे प्रशासनिक महकमे में भूचाल आए और जो अधिकारी है इस पूरे मामले की छानबीन का दावा करें, जांच हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लापरवाही बरती गई, किसी को जानकारी तक नहीं है, भनक तक नहीं है कि इन 2 महिलाओं को, युवतियों को, चूंकि परसों समाज कल्याण विभाग की टीम भी पहुंची थी इस आसरा शेल्टर होम में और वहां पर बाकायदा सारी चीजों की बारीकी से जांच करने का दावा किया था। उसके बावजूद परसों ये बात निकलकर सामने नहीं आई थी कि उनको पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। और अगर वो कल एडमिट होती और कल ही उनकी डेथ हो गई है तो निश्चित तौर पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। बहरहाल पोस्टमार्टम तो करवाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल मजिस्ट्रेट पहुंचे थे और उन्होंने जो आसरा शेल्टर होम के लोग हैं उनको काफी डांट पिलाई कि आपने जब पीएमसीएच में एडमिट करवाया तो इसकी जानकारी विभाग को, पुलिस को क्यों नहीं दी। तो लगातार कई सवाल उठ रहे हुए हैं आसरा शेल्टर होम में। बहरहाल इन 2 युवतियों की, एक की उम्र 17 साल है, दूसरी की जो महिला है उनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। इनकी मौत की पुष्टि जो पीएमसीएच में पिरबहर थाने की पुलिस है, पुलिस अधिकारी है, उन्होंने न्यूज 18 से कर दी है और उन्होंने बताया कि कल उन्होंने खुद पोस्टमार्टम कराया है। उसके बाद अब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी संजय? कब तक ये पता चलेगा कि आखिर उन दोनों को क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है? क्योंकि जिन परिस्थितियों में मौत हुई है, संदिग्ध नजर आ रही हैं परिस्थितियां। देखिए, निश्चित तौर पर अब तो ये जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा श्रीनंदा, उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो लापरवाही बरती गई और जहां तक आप कहें कि कब तक जांच होगी, जांच जब शुरू होगी तभी तो उसका अंत होगा। अब यह मामला जबकि न्यूज 18 पर उछाला गया, प्रसारित किया जा रहा है, अब देखना होगा समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कब तक पहुंचते। बहरहाल जो सूचना मिल रही है, पुलिस राजीव नगर की जरूर पहुंच गई है शेल्टर होम में और जो आसरा शेल्टर होम के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे जानकारी ली जा रही है कि किन परिस्थितियों में आपने लोकल पुलिस को सूचित नहीं किया। जबकि आजकल इन दिनों यह मामला काफी गरमाया हुआ है, चाहे बिहार के किसी भी शेल्टर होम, ऑब्जर्वेशन हो या चाइल्ड होम का मामला हो। अगर आपने 2 युवतियों को पीएमसीएच बिल्कुल मामला गरमाया हुआ है और बहुत सीरियस मामला है कि हर जगह इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, सख्त आदेश और निर्देश के बावजूद। संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी बता रहे हैं आप 2-3 दिन पहले ही पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी जांच करने के लिए। जरा बताएं, वहां जब पुलिस पहुंची थी तब क्या कुछ पाया था और उसके बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि 2 लोगों को पीएमसीएच में भर्ती करवाया जाता है और दोनों की मौत हो जाती है?
देखिए श्रीराधा, 10 अगस्त की ये बात है। समाज कल्याण विभाग की टीम, पटना पुलिस की ज्वाइंट टीम ने पूरे शेल्टर होम का मुआयना किया था और वहां पर जांच की गई थी और कई विसंगतियां और कई जो त्रुटियां थी वो सामने आई थी। और इसके बाद इस बात की हिदायत दी गई थी शेल्टर होम के संचालक को कि राजीव नगर इलाके से आप इस शेल्टर होम को दूसरे जगह शिफ्ट करें और जो वहां पर तमाम तरह की जो खामियां पाई गई थी उनको सुधारने की नसीहत दी गई थी। तो निश्चित तौर पर कई सवाल उठ खड़े हुए थे जांच के बाद, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये शेल्टर होम कब से चल रहा था और 30 की रिपोर्ट के बाद जब पूरे बिहार को लेकर समाज कल्याण विभाग गंभीर दिख रहा है, तब यह मामला 4 युवतियों के भागने के बाद सामने आया और उसके बाद जांच की गई। बिल्कुल, और सवाल इसको लेकर भी खड़े होते हैं संजय कि जब मुजफ्फरपुर कांड सामने आया है, मुजफ्फरपुर का मामला सामने आया, उसके बाद सरकार ये दावा कर रही है कि प्रदेश भर के जितने भी इस तरह के आश्रय हैं वहां पर जांच की जा रही है, वहां की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या कर रही है आखिर सरकार, क्या कर रहा है आखिर विभाग? देखिए निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन की कमी कैसी है ये देखिए। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को यह पता नहीं है कि उनकी जो ऑटोप्सी है, जो उनका पोस्टमार्टम में कल ही करा दिया गया, नीचे से लेकर ऊपर के आला अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी मौत हो गई है, पीएमसीएच में अभी उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और हकीकत यह है कि कल ही उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया था। और पीएमसीएच में जो पीरबहोर थाने की पुलिस का टीओपी है, वहां के जो दो सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपनी मौजूदगी में इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने खुद पोस्टमार्टम कराया था। आलाधिकारी जो पुलिस प्रशासन के उनको जानकारी नहीं है, समाज कल्याण विभाग के लोग जो है उनको कल तक जानकारी नहीं है। तो निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन की कमी है और जो तमाम दावे हैं वो हवा हवाई साबित हो रहे हैं। केवल दावों से काम नहीं चल सकता है, एक्चुअल में आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ काम करना होगा और हकीकत में काम करना होगा, धरातल पर काम करना होगा। और हैरानी की बात है कि अभी भी चाहे वो समाज कल्याण विभाग हो या फिर जो दूसरी एजेंसियां, जो दूसरे विभाग हैं, अभी तक लगता नहीं है कि मुजफ्फरपुर की घटना से इन सभी ने कोई सबक लिया। श्रीराधा जी, बिल्कुल संजय, और लगातार ऐसा लग रहा है कि खाना पूर्ति की जा रही है। अभी अगर राजीव नगर जहां का ये कांड आप बता रहे हैं, जिस जगह पर स्थित है ये गृह, वहां की स्थिति, वहां की हालत हम जानना चाहेंगे। क्या गाइडलाइंस को वहां पर फॉलो किया जा रहा है? क्या कुछ कमियां, क्या कुछ खामियां पुलिस की जांच में पाई गई थी और उसे सुधारने के लिए कहा गया था? क्यों आखिर वहां से शिफ्ट करने के लिए कहा गया था? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर इलाके के लिहाज से बात किया जाए तो जहां शेल्टर होम होना चाहिए था वहां वो शेल्टर होम नहीं है। यानी राजीव नगर में, नेपाली नगर में ये शेल्टर होम कैसे चल रहा था, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। और यही कारण है कि शिफ्टिंग की बात चल रही है कि और जो संचालक है उनको कहा गया कि आप नेपाली नगर से इसको हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट करें। ये तमाम, और उसके अलावा जो जांच की गई, जांच में तमाम तरह की बातें सामने आई हैं, कई विसंगतियां हैं, कई त्रुटियां पाई गई। जो इन्वायरमेंट होना चाहिए था, जो सुविधा फैसिलिटी दी जानी चाहिए थी, उसका कहीं ना कहीं वायलेशन किया गया था। तमाम तरह की बातें हैं और ऐसे में जो विसंगतियां सामने आई हैं उसको लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब देखना होगा, अब जांच होती है और इस मौत की जब जांच होगी तब किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह की लापरवाही को लेकर जो शेल्टर होम के लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शेल्टर होम की लापरवाही और उसके बाद पुलिस की भी लापरवाही देखने को ना मिले। अगर अभी बात करें, आपने कहा कि राजीव नगर पुलिस वहां पहुंची हुई है, लेकिन कितनी तत्परता दिखाई जा रही है इस मामले की जांच को लेकर, या फिर इस बार भी खाना पूर्ति की जा रही है? देखिए देखना होगा, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इसे एक क्राइम माना है, एक ऑफेंस माना है कि शेल्टर होम के संचालकों ने जब दोनों को एडमिट करवाया गया था, यहां तक उनकी मौत हो गई, तो इस बाबत जो लोकल पुलिस है, लोकल थाने की पुलिस है, वहां तक इस बात की सूचना नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही नहीं है, ये एक क्राइम है, एक अपराध है, खासकर ऐसे मामले में जबकि पूरे बिहार सरकार की कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे फजीहत हो रही है और तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले की जब से मुजफ्फरपुर की घटना प्रकाश में आई है। तो ऐसे में इस तरह की लापरवाही कहीं से भी क्षम में नहीं है और देखना होगा अब किस तरीके से कार्रवाई पुलिस करती है, क्योंकि पुलिस की भी फजीहत और इस मामले में पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आज पोस्टमार्टम रहा, उनको भी पूरी घटना की जानकारी नहीं है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई होती है समाज कल्याण विभाग की तरफ से या फिर पुलिस महकमे की तरफ से। श्रीराधा जी, बिल्कुल, और विभाग तक निश्चित रूप से अब ये खबर पहुंच गई होगी, ये जानकारी भी पहुंच गई होगी। विभाग की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है? जी देखिए, अभी विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो जानकारी मिल रही है, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जो हैं वो शेल्टर होम अभी पहुंचने वाले हैं और वहां पहुंचने के बाद जब पूरे मामले की छानबीन की जाएगी, जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अधिकारी जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, 2 युवतियों का अगर एक साथ डेथ हो जाता है तो तमाम तरह के सवाल होते हैं वहां की व्यवस्था पर, वहां की सुविधा पर।
संजय, रिपोर्ट कब तक आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका हवाला दिया जा रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के लिए हमें श्रीरामधा इंतजार करना होगा, चूंकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची है और फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें जो नेग्लिजेंसी की बात सामने आएगी निश्चित तौर पर उसको लेके केस दर्ज किया जा सकता है, ऐसे पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी है। और दूसरी जो रिपोर्ट है वो समाज कल्याण विभाग की होगी और समाज कल्याण विभाग इस मामले में कैसी जांच करता है इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल संजय, समाज कल्याण विभाग किस तरह से जांच करता है और पुलिस कैसे जांच करती है, सब पर हमारी नजर बनी हुई है। आप नजर बनाए रखें, इस खबर पर अपडेट्स लगातार आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और लापरवाही एक बार फिर से इस पूरे मामले में सामने आ रही है। देखने वाली बात यही होगी, क्या इस मामले में तत्परता दिखाई जाती है या फिर वही ढाक के तीन पात, सिर्फ हवाई दावे। बहरहाल आपको एक बार फिर से पटना लिए चलते हैं, जहां पर आज रेल मंत्रालय की ओर से सौगात मिलने जा रही है बिहार को, कई सारी सौगातें मिलने जा रही है और ये तस्वीरें भी हम कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं। आरा को आपने, ये चैम्बर का सुझाव था कि आरा को आपने एक स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, कर रहे हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम मंत्री जी का वही है। मेरा दो सुझाव है, एक तो आरा छपरा रेल लाइन का विकास होना चाहिए, दूसरा आरा से एक भाया जगदीशपुर होते हुए और मोहनिया की तरफ का एक रेल लाइन का विकास होना चाहिए। तीसरा मेरा सजेशन है कि डे जर्नी में स्लीपर क्लास का टिकट मिलना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं कि हाजीपुर से मुझे तो गोरखपुर का टिकट मिल जाता है, मैं बड़ौदा जाता हूं, बड़ौदा से अहमदाबाद का, सूरत का और मेरे स्लीपर क्लास का टिकट मिल जाता है। तो डे जर्नी में कोई समय निर्धारित हो तो उस पर डे जर्नी में लोगों को स्लीपर क्लास की टिकट मिलनी चाहिए, जिससे कि हम अननेसेसरी पेनल्टी का बच सके और हम जर्नी कर सके। और तीसरा सुझाव है कि आरा चूंकि रेवेन्यू में पूरे बिहार में सेकंड नंबर पर है, 4 करोड़ से ऊपर का मेरा वो है। आरा में जितनी भी, उससे छोटे छोटे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस रुकती है, तो आरा से जो भी गाड़ियां पास करती हैं, चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस हो, संपूर्ण क्रांति हो, विक्रमशिला हो या अर्चना एक्सप्रेस हो, या जो भी गाड़ियां पास करती हैं, हावड़ा हरिद्वार हो, उपासना हो, उनका स्टॉपेज आरा में होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे रेडीमेड गारमेंट्स में 2 दरें लागू हैं, 5% और 12%, जो थोड़ी हम लोगों को कम समझ में आती है। उदाहरण के लिए कहेंगे, जैसे एक पहले हम लोग जब वैट के समय में एक कुर्ता पजामा का सेट हम लोग 5%, 6% पे बेचते थे, 1500 रुपए का माल। सभी को 12 कर देते हैं, आसान हो जाएगा। तो उसमें अब क्या करते हैं हम लोग, हमारे मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स की कुर्ता को अलग 1000 रुपए से नीचे रखते हैं। और देखो यार, टेक्सटाइल वालों को तो रोना बंद करना चाहिए। पूरे देश में उत्साह है उनके बीच में, उनकी सबसे बड़ी मांग सब पूरी कर दी गई है। विषय को छोड़ो। 5% पे हम लोग का रिक्वेस्ट है आपको। अगला एक और रिक्वेस्ट टेक्सटाइल से आएगा तो नक्की मैं स्वयं 12%। अब मैं मंत्री पद के मान बिहार सरकार श्री नंदकिशोर यादव जी को। नंदकिशोर यादव जी। इस कार्यक्रम पर नजर हमारी बनी हुई लगातार। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर की बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड की जांच जारी है। कल सीबीआई ने बालिका गृह की पूरी तफसील से जांच की थी। इस दौरान फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में सील कमरों को खोला गया। वहीं सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल आनंद को भी हिरासत में ले लिया था। 4.5 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने कैंप ऑफिस राहुल आनंद को छोड़ दिया। मामले की जांच में जुटी सीबीआई की जांच अब 4 बिंदुओं पर टिकी है। इसमें किशोरियों से दुष्कर्म, सरकारी राशि की बंदरबांट, अधिकारी नेता और ब्रजेश ठाकुर का नेटवर्क और ब्रजेश ठाकुर के साथ उसके करीबियों की संपत्ति की जांच भी शामिल है। वहीं ब्रजेश ठाकुर की संपत्ति की जांच के दौरान 2.5 करोड़ की निकासी का लेखा जोखा मिला है। विभिन्न बैंकों से निकासी की डिटेल जांच एजेंसी को मिली है। जेल में मेडिकल वार्ड की तलाशी के दौरान इसका पता चला है। वहीं ब्रजेश के बेटे ने भी 2 करोड़ से ज्यादा की जमीन 31 जुलाई को बेच दी थी। फिलहाल सीबीआई ब्रजेश की संपत्ति का भी पता लगा रही है।
और प्रवीण ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, कल ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल से कई घंटे पूछताछ की गई है, उससे पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आई है और अब ये कहा जा रहा है कि 4 बिंदु हैं जिस पर सीबीआई मुख्य रूप से जांच कर रही है। जी देखिए, जो सीबीआई कल काफी देर तक बालिका परिसर के तमाम फाइलों को जब्त की है, उसके अलावा 4.5 घंटे तक अकेले में पूछताछ हुई है जो राहुल आनंद है। तो सीबीआई अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि बालिका गृह में आखिर कौन कौन से लोग आते थे, जो उनके पिताजी ब्रजेश ठाकुर हैं उनके क्या राजनीतिक किन किन लोगों से संबंध है। इसके अलावा जो संपत्ति अर्जित किया ब्रजेश ने अपने बेटे और सगे संबंधियों के नाम पर और सेवा संकल्प एवं विकास समिति के नाम पर, उसके बारे में भी सीबीआई पता लगा रही है। कल जेल में जिस प्रकार जिला प्रशासन ने छापेमारी की है ब्रजेश ठाकुर के मेडिकल वार्ड में 3 पर्चे मिले हैं। 2 पर्चे में जहां 40 से 50 लोगों के मोबाइल नंबर और नाम मिले हैं, उसके अलावा बैंक खाते की डिटेल्स भी एक पर्चे में मिला है जो तकरीबन 2.5 करोड़ की राशि है। तो सीबीआई के लिए ये मोबाइल नंबर, उनके नाम और जो बैंक खाते के डिटेल्स हैं, जो लेन देन की प्रक्रिया हुई है, उसके साथ साथ जो 31 जुलाई को राहुल आनंद ने जमीन की बिक्री की है जो तकरीबन 2 करोड़ की बाजार मूल्य की है, 11.5 कट्ठे की जमीन है, उन तमाम बिंदुओं पर सीबीआई ने शुरुआती दौर में पूछताछ की है। जो डीआईजी हैं अवध कुमार, उन्होंने ही पूछताछ की है। तो ये अहम माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल हिरासत से छोड़ दिया गया है देर रात ही राहुल आनंद को, लेकिन सीबीआई फिर कभी भी उनके फैमिली मेंबर से फिर से पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रवीण इस जानकारी के लिए। तो सीबीआई काफी तेजी के साथ जांच को आगे बढ़ा रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा पूरी तरह से होगा।